हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में मैक्रो मॉलिक्यूल लेवल पे काइनेटिक्स देखा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर शुरू होने वाला है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, माइक्रो लेवल पे हम लोग देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले माइक्रो लेवल पे समझने के लिए देखते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का कोलिजन थ्योरी, अगर जो आपने गैसेस स्टेट पढ़ा है, अगर जो आप पुराने वाले बच्चे हो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा गैसेस स्टेट में कोलिजन थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये सिमिलर उसी के जैसा है ना। तो ये वाला जो पार्ट है वो थ्योरेटिकल होने वाला है, थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे, थोड़े पेशेंस के साथ। तो इसको डेवलप किया था सबसे पहले किसने, नाम है उसका डेवलप्ड बाय मैक्स ट्राउट्स एंड विलियम लुइस। ओके, यानी इस कोलिजन थ्योरी को सबसे पहले किसने दिया, मैक्स ट्राउट्स एंड विलियम लुइस में। और ये बेस्ड किस पे है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे है। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में जानते हैं थोड़ा। पहले हम लोग इसको लिख लें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बताता है हमें, नाम ही देखो क्या है, काइनेटिक मतलब मोशन, और मोशन का मतलब क्या होगा, एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किससे डील करता है, ये जो कोलिजन थ्योरी है वो डील्स विथ एनर्जेटिक एंड मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ रिएक्शन। यानी एनर्जेटिक एंड मैकेनिस्टिक्स का क्या मतलब है, जो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होगा रिएक्शन के दौरान कैसे राइज करेगा, फॉल करेगा, या क्या चेंज आएगा। मैकेनिस्टिक का मतलब है किस तरीके से दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे। ओके, तो ऑर्गेनिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्चुअली हम लोग वहाँ पे कोलिजन थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक में हम लोग ट्रांजिशन वाला फॉर्म पढ़ते हैं, है ना, ट्रांजिशन थ्योरी। और हमारा यहाँ जो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने का है वो क्या पढ़ने का है, कोलिजन थ्योरी। ओके, जहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और उसका चेंजिंग होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर जो हम लोग बात करें तो ये क्या बोलता है, मॉलिक्यूल्स, और जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट, आर हार्ड रिजिड स्फीयर फॉर अ रिएक्शन to happen, it must collide with each other. ओके, यानी कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है या जो कोलिजन थ्योरी है वो क्या बोलता है, जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैसियस मॉलिक्यूल वो हमेशा क्या होंगे, हार्ड रिजिड स्फीयर्स होंगे। और कोई भी रिएक्शन होने के लिए हमेशा उनको क्या करना होगा, आपस में टकराना होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसे रिएक्शन होंगे, हाँ, अगर जो आपको याद हो तो एलिमेंट्री बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। एलिमेंट्री का मतलब जो सिंगल स्टेप में होता है ना, याद हो तो, और बाई मॉलिक्यूलर का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, यानी ये मिनिमम कंडीशन हुआ। ओके, जैसे A प्लस बी आपस में मिलकर क्या बनाएगा, कोई एक प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे H2 प्लस I2 है तो मिलकर क्या बनाएंगे, HI। ओके, और हमने ये भी पढ़ लिया था कि द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा, नए वाले जो 12th 11th वाले होंगे उनको नहीं पता होगा, है ना, क्योंकि उन्होंने गैसियस स्टेट नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर को कोलिजन फ्रीक्वेंसी, या आप ऐसा समझ सकते हो, गिवन एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ले लो, उस वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल आपस में उस डायमीटर के लॉन्ग एक साथ टकरा सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, हर एक कोलिजन जो होगा वो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे ही, है ना। नॉट ऑल कोलिजन्स रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जैसे कि आपका हर पत्थर फेंका हुआ
आपके सही निशाने पे नहीं पहुंचता है। कुछ क्या होता है सेंटर से डाइवर्ट कर जाते हैं और कुछ ही पत्थर ऐसे होते हैं जो सेंटर पे लैंड कर पाते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली क्या ये हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो कोलिजन होगा इसमें से कुछ ऐसे ही कोलिजन होंगे जो इफ़ेक्टिव होंगे। ओके, इफ़ेक्टिव कोलिजन ही हमारा क्या होगा, हमारा रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ओके, अब इफ़ेक्टिव कोलिजन का क्या मतलब है या इफ़ेक्टिव कोलिजन कब होगा, है ना, हर एक वर्ड को मतलब समझते चलते हैं। तो इफ़ेक्टिव कोलिजन वो होगा जहाँ पे क्या होगा, दो बैरियर्स हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, एक एनर्जेटिक और दूसरा मैकेनिस्टिक। यानी फॉर अ इफेक्टिव कोलिजन दीज टू बैरियर्स हैव टू बी क्रॉस्ड। मैकेनिस्टिक मतलब क्या बताया था, किस तरीके से मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं दो को हमें पढ़ना है, एक एनर्जी और दूसरा ओरिएंटेशन। क्लियर है। तो एनर्जी में हम लोग क्या देखेंगे, एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट जो बन रहे हैं, और उसके बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है। और दूसरा जो हमारा है ओरिएंटेशन बैरियर, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, मॉलिक्यूल आपस में किस तरीके से टकराएंगे तो हमारा इफ़ेक्टिव कोलिजन होगा, यानी उनका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, या उनके टकराने में आपस में कौन सी ऐसी फैक्टर्स होंगे जो उनको इनइफेक्टिव कोलिजन या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने से रोकेंगे। ओके, तो पहला देखो एनर्जी बैरियर मतलब कौन सा रुकावट है ना, एनर्जी का रुकावट, यानी मिनिमम एनर्जी इसके पास होना चाहिए। बैरियर का क्या मतलब होता है, एक सर्टेन हाइट जिसको अगर जो आप लोग क्रॉस कर गए तो आप उसको पार कर सकते हो। वैसा ही एनर्जी बैरियर का मतलब है एक सर्टेन एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए। तो फॉर ए मॉलिक्यूल टू शो इफेक्टिव कोलिजन इट मस्ट हैव अ सर्टेन मिनिमम एनर्जी, या इट मस्ट पोजेज अ सर्टेन मिनिमम एनर्जी, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विच इज़ नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो वो इफ़ेक्टिव कोलिजन कर सकता है, करेगा ही नहीं, क्या कर सकता है, पहला कंडीशन है। क्योंकि दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, ओरिएंटेशन। दोनों चीज़ें एक साथ होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या आया कि इसके पास मिनिमम एनर्जी होना ही चाहिए, जिसको हम लोग एनर्जी बैरियर बोल रहे हैं। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को आप ऐसा भी बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, जो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी जो हम लोग सप्लाई करते हैं किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, दोनों का सम, एनर्जी गिवन बाय यू प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ओके, ठीक है, तो एनर्जी जो हम लोग सप्लाई करते हैं या रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग देख कि इस पॉइंट को लिख लो, ओनली दोज मॉलिक्यूल विच हैव, क्या होना चाहिए उसके पास, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, तभी क्या करेगा वो, पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। इस पॉइंट को लिख लो, बोर्ड वाले को काम आ सकता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान रखना इस बात का, जिसके पास होगा वो पार्टिसिपेट कर सकता है ना, रिएक्शन फॉर्म होगा या प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ वो पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब ये भी है कि जिसका भी एनर्जी क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम या एक्टिवेशन एनर्जी जिसके पास नहीं होगी, वो सर्टेन है, 100% फिक्स्ड है कि उससे कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो कोलिजन जो करेंगे वो आपस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनइफेक्टिव कोलिजन। क्लियर है। और जिसके पास होगा वो इफेक्टिव कोलिजन। तो 12th बोर्ड वालों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का डिफाइन भी ज़रूरी है, उसको भी लिख लो, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड
by the reactant molecule. Reactant molecule to form the activated complex is called एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया, क्या? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये भी पूछा जा सकता है ना, बोर्ड में एक एक नंबर के डिफाइन आते हैं। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? द इंटरमीडिएट फॉर्म बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन। ओके, जो फॉर्म होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाय गिविंग, कब, लेकिन ये कब होगा? बाय गिविंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दोगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। ओके, तो बस इसको याद रखना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है? इंटरमीडिएट जो बनता है एक्टिवेशन एनर्जी देने के बाद, है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के से। तो इन सब को समझते हैं अब ग्राफ के मेथड से, है ना। एनर्जी का प्रोफाइल देखते हैं, एनर्जी प्रोफाइल, जो स्टार्टिंग में जो हमने बात की थी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, या जो अभी हमने देखा क्या, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सभी का एनर्जेटिक डायग्राम। ओके, तो वैसा ही एक साइड में हम लोग क्या लेंगे, वाई डायरेक्शन में एनर्जी, या जिसको बोल सकते हैं आप पोटेंशियल एनर्जी, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। प्लस जो एक्स डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हम लोग जनरली हमेशा क्या लेते हैं, हाँ, इस डायरेक्शन में हमेशा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या जिसको बोल सकते हो रिएक्शन प्रोग्रेस। ओके, तो जनरली अगर जो हम लोग देखें कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो अच्छा रिएक्शन बोल सकते हो, या फिर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तभी फॉर्म होगा जब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो, मिनिमम, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो, ज़्यादा। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जितना ज़्यादा मिनिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी, प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा स्टेबल। ये हर एक मॉलिक्यूल के लिए है ना। इस पे आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जितना एनर्जी लेस होगा किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, स्टेबिलिटी उसकी उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे सिंपल सा आप खड़े हो और सो रहे हो, तो सोने में आपकी एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और जब आप खड़े हो तो mg है, जैसे सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो आप क्या हो, ग्राउंड से ज़्यादा डिस्टेंस में, तो आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रख सकते हो। लेकिन आप 12-12 घंटे सो सकते हो, पर 12-12 घंटे खड़े नहीं रख सकते, है ना। बॉडी पे टेंसाइल स्ट्रेंथ सब कुछ जनरेट होने लगता है ना, प्रेशर अलग से झेलने लगते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। ये जो है हम लोग दिए रिएक्टेंट का एनर्जी, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो गैप है एक्स एक्सिस से या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट से, वो क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी, और राइट हैंड साइड पे जो पॉइंट है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट का एनर्जी। ओके, तो अब जो ये गैप देख रहे हो आप, रिएक्टेंट से लेके कहाँ तक, टॉप के पिक तक, है ना, हाईएस्ट पिक ऑफ दिस ग्राफ, यही क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई। हमने पढ़ा था, है ना, रिएक्टेंट में या जो मॉलिक्यूल से एनर्जी जो हम लोग देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग शॉर्टकट EA से लिखते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ओके, या फिर इसको शॉर्टकट में और लिखना हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, EAR, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ओके, और ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हमने लिखा है उसके नीचे वाला जो एनर्जी प्रोफाइल है, वहाँ से नीचे रिएक्शन प्रोग्रेस बोल सकते हो, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या जीरो एनर्जी लेवल से, है ना, ये क्या है हमारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और इन्हीं दो को मिला के हम लोग क्या बोल रहे थे, याद है, अभी जस्ट पढ़ा था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, तो जेई मेंस वाले ध्यान देंगे, कभी कभी ग्राफ में आपसे पूछ सकता है थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रिएक्टेंट का एनर्जी, या फिर दो चीज़ें हो सकती है, उसको हम लोग अभी जस्ट आगे देखेंगे। अभी देख रहे हैं हम लोग रिएक्टेंट के बेसिस पे,
आगे देखेंगे हम लोग प्रोडक्ट के बेसिस पे, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू निकालने का तरीका क्लियर है। तो क्या हो गया, प्रोडक्ट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट, यही दोनों क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, तो बस इसको लिख लो, डायग्राम आप लोग बना लो साथ साथ में, है ना। नोटबुक पेन लेके बैठो, एक रिवीजन टाइप से, अच्छे से डायग्राम नहीं बना रहे हो तो कम से कम एक रिवीजन टाइप से डायग्राम बना लो, और जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं वो अच्छे से एकदम क्लियर डिस्टिंक्ट बनाएंगे। ओके, तो अब देखो प्रोडक्ट की साइड की बात करें तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। यानी हमने पढ़ा है ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड भी आ सकता है। तो बैकवर्ड आने के लिए यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना है तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फोर क्या देना पड़ेगा हमें, प्रोडक्ट के लिए, तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, EAP शॉर्टकट में, है ना। रिएक्टेंट के लिए EAR और प्रोडक्ट के लिए EAP। इसको ध्यान में रखना क्योंकि आगे मैं शॉर्टकट में यूज करूँगा, जहाँ पे वैल्यूज होंगी वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, EAP। ओके, तो ये देखो प्रोडक्ट की एनर्जी की बात करें तो स्ट्रेट लाइन बना देते हैं यहाँ से ताकि क्लियर हो, नेक्स्ट पॉइंट क्लियर हो पाए। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म पढ़ा था क्या, इंथैल्पी, है ना, जिसका हम लोग कैलकुलेशन क्या करते हैं, डेल एच, चेंज इन इंथैल्पी एक्चुअली हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं ना। तो इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू वाइज अगर जब पूछा जाए हमसे तो क्या होता है वो, रिएक्टेंट का एनर्जी माइनस ऑफ प्रोडक्ट का एनर्जी। ओके, ध्यान रखना, ये जेई मेंस वाले जो भी बच्चे हैं मैथ्स वाले वो ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि आपसे वाई वैल्यू ग्राफ से पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, बस ग्राफ में आपको रीड करना आना चाहिए, ठीक है, और पता होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि इंथैल्पी ऑफ जो पूछे आपसे रिएक्टेंट ही दिया रहे या प्रोडक्ट का एनर्जी दिया रहे, दूसरा भी दिया रह सकता है, ठीक है। तो दोनों को भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन या चेंज इन इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। पहला फॉर्मूला क्या है हमारा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हाँ क्या आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, गुड, याद रखना इसको। दूसरा देखो, अगर जो यहाँ पे जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ग्राफ से देखो, अगर जो हम लोग क्या करें, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी या रिएक्टेंट के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसमें माइनस कर लें किसको, बैकवर्ड को, है ना। ध्यान रखना इसमें किसको, फॉरवर्ड में माइनस करेंगे बैकवर्ड को तो हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन इंथैल्पी। अब देखो ये एक्चुअली फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो वैल्यू मिलती है उसको हम लोग फॉर्मुलेट किए हैं किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से। तो इसको भी याद रखना, डेल एच यानी चेंज इन इंथैल्पी क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर प्रोडक्ट। ओके, ये जस्ट रिवर्स है, ठीक है। तो फॉरवर्ड और ये क्या है, बैकवर्ड, क्लियर है। दूसरा अगर जो लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी का भी फॉर्मूला लिखें तो इसको भी लिख लेते हैं। दो क्या है यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और इसको फॉर प्रोडक्ट कर दो और इसको क्या कर दो, फॉर रिएक्टेंट तो लिखा ही अर्ली, तो रिएक्टेंट को आप क्या लिख सकते हो, फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हो, बैकवर्ड, ठीक है। तो सिमिलरली थ्रेशोल्ड को भी लिख लेते हैं, फॉर्मूला है। ओके, क्या हो गया ये, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड प्लस रिएक्टेंट का एनर्जी, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन और प्लस प्रोडक्ट का एनर्जी, यही क्या है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। जेईई मेंस में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई सालों पहले, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो थर्मोडायनेमिक्स से तो क्वेश्चन कम बनते हैं, पर ये जो केमिकल काइनेटिक्स है इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो दोनों का मिक्सचर जब भी आएगा ध्यान रखना, क्वेश्चन वहाँ पे बनने के चांस बढ़ जाते हैं जब भी दो चैप्टर आपस में कंबाइन हो रहे होंगे तो। ओके, तो अब देखो डेल्टा एच प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस ऑफ रिएक्टेंट का एनर्जी,
इन दोनों का वैल्यू अगर जो हम लोग देखें तो क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो फिर क्या होगा जीरो। जीरो वाले केस में कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर जो निगेटिव है तो प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा कम, और पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा। तो जब निगेटिव आती है इंथैल्पी तो इसको क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और पॉजिटिव आती है तो एंडोथर्मिक। ओके, तो फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।